Good morning class. Today's topic is profit. Profit means जो कोई भी इंटरप्रेनर रहता है वो रिस्क लेता है और रिस्क के बदले में उसे जो बेनिफिट मिलता है या उसे जो अमाउंट रिटर्न में मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो अगर हम नॉर्मल उसमें समझना चाहें तो एक इंटरप्रेनर जो रिस्क लेता है उस रिस्क के बदले में उसे जो रिटर्न प्राइस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। जनरली जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को दो कंडीशन में बांटते हैं। एक होता है आपका इकोनॉमिक और प्योर प्रॉफिट और सेकंड होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जो टोटल प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं उसमें हम मेनली किस पे फोकस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट जनरल होता है जो भी हम नया इनोवेशन करते हैं उसके बदले में जो भी हमको प्राइस मिलता है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट कह सकते हैं। या फिर जो भी हम रिस्क बियर करते हैं या जो भी अनसर्टेनिटी की कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। या फिर मार्केट स्ट्रक्चर के कारण जो भी कंडीशन अराइज होती है और उसके कारण हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में बेचते हैं और फिर उसके कारण हमको जो बेनिफिट मिलता है, तो इन सारी कंडीशंस को ही हम क्या कहते हैं, जनरली प्रॉफिट कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है, पहला तो ये कैसा होता है, इसमें अनसर्टेनिटी होती है। मीन्स लास्ट में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ कंफर्म कंडीशन नहीं होती। मीन्स जो हम प्रोडक्शन में सारी चीज़ें लगाते हैं, लैंड लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का जब हम पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जो लास्ट में अमाउंट हमारे पास बचता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। प्लस ये क्या होता है, जो हम रिस्क बेयर करते हैं उसका क्या होता है, प्राइस होता है। और ये अनसर्टेनिटी को आप किस तरह से फेस करते हैं, किस तरह से सारी कंडीशन को अपने उसमें पॉजिटिवली इंक्लूड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉफिट की कंडीशन क्या होगी। प्लस ये कब पॉसिबल होता है, जब मार्केट में कैसी कंडीशन हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन हो। परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ हमको क्या मिलता है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है बस वही मिलता है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट नॉर्मल वे पे कंटिन्यूशन में मिलते जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो ये कैसा हो सकता है, माइनस में यानी नेगेटिव कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था वेजेस के बारे में, रेंट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, ये कभी भी क्या होते हैं, माइनस में नहीं होते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। इसका रीज़न क्या है कि हमको प्रॉफिट भी हो सकता है और जब हम बिज़नेस करते हैं या किसी प्रकार का एंटरप्रेन्योर करते हैं तो उसमें हमको लॉस भी हो सकता है। मीन्स कॉस्ट से भी कम अर्निंग हमारी हो सकती है। मीन्स इसमें कंटिन्यूशन में क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इस कंडीशन के कारण जो प्रॉफिट है टोटली क्या है, अलग चीज़ है, बाकियों की जैसे इसकी कंडीशन नहीं होती है। अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले समझेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट की कंडीशन किस तरह की होती है, क्योंकि हम इसमें मेनली किस पे फोकस कर रहे हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी कंडीशन पे प्रॉफिट कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमको समझना ज़रूरी है कि नेट इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जिसमें जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्लूड हो। अब ये कॉस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिटी कॉस्ट और दूसरा होता है इम्प्लिसिटी कॉस्ट। एक्सप्लिसिटी कॉस्ट वो कहते हैं जिसका पेमेंट जो इंटरप्रेनर है या जो कंपनी का ओनर है वो किसको करता है, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं उनको पेमेंट करता है, ऐसा एज अ वेजेस पेमेंट करता है, एज अ सैलरी पेमेंट करता है, रॉ मटेरियल परचेस करता है, सेल करता है, वो सारी कंडीशन। अब कुछ क्या होते हैं
इम्प्लिसिटी कॉस्ट भी होते हैं, मीन्स वो क्या करता है, अपनी ही चीज़ों पे खर्च करता है, मीन्स जो लैंड लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, प्लस जितना भी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड कंडीशन को एनालिसिस कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों में जो खर्चा होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिटी कॉस्ट। मीन्स वो क्लियर इन सारी चीज़ों के बारे में जो है प्रॉपर कंफर्म एक प्राइस की कंडीशन का एनालिसिस नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूशन में क्या करता है, इन पे खर्चा कर रहा है। तो इस तरह से जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू, उसमें से आप क्या करते हैं, एक्सप्लिसिटी जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देते हैं। और जब हम नेट प्रॉफिट मीन्स इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं, तो जो टोटल इनकम है उसमें से हम क्या क्या माइनस कर देते हैं, जो आपका इम्प्लिसिटी कॉस्ट है उसको भी माइनस करते हैं, और जो एक्सप्लिसिटी कॉस्ट है उसको भी क्या कर देते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम नेट प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हुए भी इसमें शामिल नहीं होती हैं। जैसे कि मेन इसमें क्या रहता है, जो हम रिस्क लेते हैं उसके कारण ही हमारी ये प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, अराइज़ होती है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन नहीं रहेगी, तो प्रॉफिट की कंडीशन भी नहीं रहेगी। प्लस इसमें क्या रहता है, सभी तरह के जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो लेबर हो, रॉ मटेरियल हो, सबका प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, कैपिटल का, हर एक चीज़ का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। और उस कॉम्बिनेशन को आप किस तरह से यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है कि टोटल जो आपकी प्रॉफिट की कंडीशन है वो किस तरीके की होगी। नेक्स्ट है जो रिवॉर्ड फॉर ऑनर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स जो रिवॉर्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो ओनर है वो किस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं या जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाता है। जैसे कि जो ओनर होता है वो क्या लगाता है, अपनी खुद की ज़मीन लगाता है, प्लस उसमें मेहनत करता है, कैपिटल लगाता है, उस पर इंटरेस्ट देता है, मज़दूरी देता है, वेजेस, सैलरी, हर तरह की मेंटेनेंस खुद पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जो किससे जुड़ा होता है, आपके प्रॉफिट से जुड़ा रहता है। फिर वो मेंटेनेंस में खर्च करता है, जिस तरह से जैसे कि उसकी जो एसेट्स होती हैं, मशीन वगैरह होती हैं, उसमें डेप्रिसिएशन की कंडीशन, हर तरह की कंडीशन। फिर इंश्योरेंस में एक्सपेंस करता है, जिससे कि किसी तरह की प्रॉब्लम आने पे वो उसको आसानी से कवर कर सके। फिर उसके बाद उसके प्रॉफिट में से ये सारी कंडीशन को भी माइनस करते हैं, जो उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है किस तरह का, मीन्स अचानक से होने वाले प्रॉफिट, यानी अचानक से प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता है उसको भी माइनस करते हैं। प्लस जब मोनोपोली वाली कंडीशन रहती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वो सारी कंडीशंस को भी जब आप हटा देते हैं, मीन्स इतनी सारी चीज़ों को आप जब उसमें से हटा देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट लास्ट में बचता है उसे हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं। मीन्स जो नेट प्रॉफिट है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, जो आपकी कंडीशन है किसके अकॉर्डिंग, जो आपके जो आपने रिस्क बियर किया है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही ये रिवॉर्ड होता है, बाकी कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका टोटल प्रॉफिट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, टोटल नेट प्रॉफिट भी शामिल होता है, प्लस जो आपने अपने प्राइवेट चीज़ें उसमें डाली हैं खुद की, जैसे कि ज़मीन है, कैपिटल है, उस सारी चीज़ों का भी, मशीन का से जो आपको नुकसान होता है, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस की कंडीशन, और जो अचानक से प्रॉफिट होता है या मोनोपोली की कंडीशन के कारण जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, ये सारी चीज़ों को जोड़ के आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। और इन सारी चीज़ों को जब आप क्या करते हो, टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देते हो, तब आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट वाली कंडीशन मिलती है। तो ये क्या है, प्रॉपर मेथड है किसका, कैलकुलेशन का, कि जो प्रॉफिट की कंडीशन है उसका हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे थ्योरीज़ ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की अलग अलग थ्योरीज़ हैं,
अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग कंडीशन बताई, किस तरह प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, इसको हमको डिटेल में समझाया है। तो सबसे पहले इन थ्योरीज़ में से हम समझेंगे रेंट थ्योरी। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये किसने लाया? प्रोफेसर वॉकर ने। उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो किसका प्राइस है? जो आपकी कैपेबिलिटी है उसका प्राइस है। मीन्स अगर आप कैपेबल हैं किसी भी वर्क को प्रॉपर वे में करने के लिए, तो उसके बदले में जो आपको रिटर्न में प्राइस मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अपना प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जनरली किससे रिलेटेड है? जो रिकार्डो ने बताया था। किससे रिलेटेड? जो ज़मीन से रिलेटेड उन्होंने कंडीशन बताया था, रेंट से रिलेटेड कंडीशन के बारे में जो कंडीशन बताया था, सेम उसी कंडीशन पे यहाँ पे प्रॉफिट का क्या किया है? एनालिसिस किया है। किसने? प्रोफेसर वॉकर ने। तो उनके अकॉर्डिंग जिस तरह से जो भूमि जितनी उपजाऊ होती है वो क्या रहता है? उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट देता है। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इंटरप्रेनर है वो जितना कैपेबल होगा उतना ही ज़्यादा उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो कम कैपेबल होगा तो उसका प्रॉफिट का रेशियो कम होगा, और अगर वो ज़्यादा कैपेबल होगा तो उसका प्रॉफिट का रेशियो जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए जो ग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग 3 कंडीशन बताई गई है, जहाँ पे जो MC है मीन्स मार्जिनल कॉस्ट है, वो एवरेज कॉस्ट को कहाँ पे कट कर रहा है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप एक ही सिचुएशन देखेंगे तो एक ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करेंगे तो प्रॉफिट का कंडीशन कैसा है? हाई है। मींस जो A है वो बहुत ज़्यादा क्या है? कैपेबल है। उसके अकॉर्डिंग आप B की कंडीशन को देखेंगे तो वो उससे क्या है? कम कैपेबल है। और अगर आप थर्ड कंडीशन देखेंगे तो उसमें क्या होगा? जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहीं तक ही उस सामने वाले को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स उसका जो प्रॉफिट है वो कैसा है? नॉर्मल प्रॉफिट है। और यहाँ पे क्या है? जो कॉस्ट है और जो आपका अर्निंग है दोनों लगभग क्या है? सेम है। तो इस तरह से इस कंडीशन के थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग या जो भी आपकी कैपेबिलिटी है और उस कैपेबिलिटी को आप कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट अर्निंग होगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? आपके थ्योरी ऑफ रेंट के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग जो मेन सिचुएशन है वो क्या क्या होती हैं? पहला तो हमने समझ लिया किसके अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी किस तरह की होगी। प्लस सेकंड कंडीशन जो प्रॉफिट है वो क्या है? प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं करता, जैसे कि हमने रेंट थ्योरी में रिकार्डो के कंडीशन के अकॉर्डिंग समझा था। सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जिस तरह रेंट जो है प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं करता, वैसे ही यहाँ पे क्या मान लिया गया है? जो प्रॉफिट है वो भी किसको इफ़ेक्ट नहीं करता? प्राइस से इफ़ेक्ट नहीं करता। तो इस कंडीशन को यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है। फिर उसके बाद ये जो प्रॉफिट है वो किससे रिलेटेड नहीं है? जो कंपनी का ओनर है या आप कह सकते हैं इंटरप्रेनर है, वो जो प्रॉफिट के अलावा जो दूसरा मैनेजमेंट का काम भी संभालता है तो उससे रिलेटेड जो अमाउंट उसको मिलता है वो उसका प्रॉफिट नहीं है। उसको भी इसमें क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये उसके काम के बदले में मिला है, इसलिए ये किस में शामिल होगा? वेजेस में शामिल होगा, ना कि प्रॉफिट में शामिल होगा। इस तरह से उन्होंने इसमें क्लियर किया है जो प्रॉफिट है वो जनरली किससे मिलता जुलता है? जो रिकार्डो का रेंट थ्योरी है सेम उससे मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है? वही क्रिटिसिज्म है जो किस पे अप्लाई हुए थे? रिकार्डो के थ्योरी में अप्लाई हुए थे। मींस जब रिकार्डो की थ्योरी में कई गलतियां या हमको ढूंढने में मिलती हैं, उसका मतलब वो गलतियां क्या हो रही हैं? यहाँ पे भी रिपीट हो रही हैं। प्लस यहाँ पे प्रॉपर जो प्रॉफिट है उसके कैलकुलेशन की एक्चुअल कंडीशन को नहीं समझाया जा रहा है। प्लस इसमें सिर्फ किस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो एंटरप्रेनर है वो कितना कैपेबल है। यहाँ पे ना तो रिस्क फैक्टर पे फोकस किया जा रहा है, ना अनसर्टेनिटी फैक्टर पे किसी तरह का फोकस किया जा रहा है। प्लस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है
कि जो प्रॉफिट है उस पे प्राइस का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस तरह से कई चीज़ें क्या हैं यहाँ पे जो बताई गई हैं वो उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि यहाँ पे इसका सीधा कंपैरिजन किससे कर दिया गया है, रेंट से, जबकि प्रॉफिट और रेंट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। जिस तरह से रेंट इंटरेस्ट रहता है ये क्या रहते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते, जबकि जो आपका प्रॉफिट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मींस लॉस वाली कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन बाकी किसी में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इसलिए ये जो थ्योरी है वो पूरी तरह से सही नहीं बैठती। इसलिए अब हम समझेंगे सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी आपका क्या है, जो द रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में मेन जो फोकस किया गया है वो किस पे फोकस किया गया है कि जो अभी कहना चाहिए जो आपका एंटरप्रेनर है वो जितना रिस्क उठाता है उस रिस्क को उठाने के लिए उसको जो रिटर्न में अमाउंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई बिज़नेस में रिस्क उठाता है तभी उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो रिस्क बियर नहीं कर रहा है मीन्स उसे यहाँ पे किसी तरह का कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी इनमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए। क्रिटिसिज्म क्या हुए कि जो यहाँ पे सिर्फ किस पे फोकस किया है कि रिस्क है, रिस्क अगर आप बियर कर रहे हो मीन्स आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स यहाँ पे टोटली किसको छोड़ दिया गया है, जो एंटरप्रेनर है उसकी कैपेबिलिटी को बिल्कुल छोड़ दिया गया है, अनसर्टेनिटी को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। सिर्फ किस पे फोकस किया गया है, रिस्क पे फोकस किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग जब आपके पास दूसरी चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि आपके पास कैपिटल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप उस लेवल का रिस्क भी नहीं ले पाएंगे। मीन्स अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी क्या है, टोटली गलत है। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना सही नहीं है, आपको बाकी की कंडीशन को भी ध्यान में रखना होगा। तो द रिस्क बियरिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग भी जो कंडीशन है वो प्रॉपर प्रॉफिट की क्या कंडीशन होनी चाहिए उसका प्रॉपर कैलकुलेशन या कंडीशन का एनालिसिस यहाँ पे नहीं करता है। अब नेक्स्ट है आपका अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी में मेन जो फोकस किया जाता है वो किस में किया जाता है कि जो भी इंटरप्रेनर है, जो भी काम करता है उसमें उसको क्या करना पड़ता है, कुछ अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ता है। और जितनी ज़्यादा वो इन अनसर्टेनिटी को फेस करने में कैपेबल होता है उतना ही ज़्यादा वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। अकॉर्डिंग टू कौन सी कंडीशन, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है। अब इसमें कंडीशन क्या है, जो नाइट है उनके अकॉर्डिंग अगर आप अनसर्टेनिटी फेस करते हो तो उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। इसके अकॉर्डिंग नाइट ने जो अनसर्टेनिटी की कंडीशन है उसको दो लेवल में बांटा है। कौन से दो लेवल में बांटा है, पहला आपका क्या है, सर्टेन रिस्क और दूसरा है आपका अनसर्टेन रिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे सर्टेन रिस्क क्या होता है। सर्टेन रिस्क मतलब इस तरह का रिस्क जिसके बारे में हमको पहले से नॉलेज रहता है और हम कंफर्म रहते हैं कि इस तरह की कंडीशन क्या होगी, अराइज हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी कंडीशन आती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्टेन रिस्क। और सेकंड होता है आपका अनसर्टेन रिस्क। और अनसर्टेन रिस्क में क्या होता है कि अचानक से कई चीज़ें होती हैं और जिसके बारे में हम पहले से तैयार नहीं रहते हैं। जैसे कि सर्टेन रिस्क में क्या रहता है, हमको पता है किस तरह के रिस्क आ सकते हैं तो हम उसके लिए इंश्योरेंस वगैरह करा सकते हैं। लेकिन कई जो रिस्क होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो अचानक आते हैं, जैसे कि सेल का कम होना या कॉम्पिटिटर का अचानक से आ जाना या नई टेक्निक आ जाना, और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज होना। इस तरह की कंडीशन के लिए हम टोटली तैयार
नहीं होते। तो इन अनसर्टेनिटी को आप फेस कैसे करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उस पे डिपेंड करता है कि जो टोटल कंडीशन है वो किस तरह से आपके अकॉर्डिंग होगी, या जो कंडीशन है उसको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो ये कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, जो अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, जो भी कंडीशन रहती है उसमें अगर अनसर्टेनिटी के कारण जो आपको बेनिफिट मिलता है सिर्फ उसको किस में इंक्लूड करते हैं, प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं। जैसे अगर एंटरप्रेनर है वो क्या कर रहा है, अगर कैपिटल से रिलेटेड कंडीशन को भी हैंडल कर रहा है, मैनेजमेंट की कंडीशन को भी हेल्प कर रहा है, तो ये सब के थ्रू जो उसको अर्निंग होगी उसको हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सब उसका क्या होगा, सैलरी होगा, इंटरेस्ट होगा, रेंट होगा। लेकिन प्रॉफिट में सिर्फ कौन से अमाउंट को शामिल करेंगे, जो अनसर्टेनिटी को फेस करने के कारण जो अमाउंट मिला है सिर्फ उतनी ही हम किस में शामिल करेंगे, प्रॉफिट में शामिल करेंगे। बाकी चीज़ों को हम प्रॉफिट में शामिल नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट है उसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो सिर्फ किससे रिलेटेड है, अनसर्टेनिटी के कारण है। मींस उससे रिलेटेड जो डिमांड अराइज होती है, जो प्राइस इंक्रीज़ होता है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई होती है, ये सारी कंडीशंस एक्चुअल में डिसाइड करते हैं कि आपका प्रॉफिट का कंडीशन क्या होगा। अब इससे रिलेटेड भी क्रिटिसिज्म की कंडीशन है। जो मेन क्रिटिसिज्म की कंडीशन है उसमें क्या है, जो आपका इंटरप्रेनर है वो सिर्फ क्या होना चाहिए, किसका है, जो अनसर्टेनिटी है केवल उसके अकॉर्डिंग ही जो अमाउंट अर्न हो रहा है वो प्रॉफिट है। जबकि यहाँ पे किस में फोकस नहीं किया जा रहा कि जो आपका इंटरप्रेनर है वो कितना कैपेबल है, उसके कारण जो उसको अर्निंग हो रही है उस पर यहाँ पे फोकस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे मेन किस पे फोकस किया जा रहा है, सिर्फ अनसर्टेनिटी पे फोकस किया जा रहा है। प्लस अनसर्टेनिटी ही नहीं, कई बार क्या होता है कैपिटल की कंडीशन के कारण प्लस प्रॉपर नॉलेज के कारण भी क्या होता है, कई बार हमारा जो बिज़नेस है उतना ग्रोथ तो नहीं कर पाता जितना ग्रोथ उसका होना चाहिए। तो सिर्फ अनसर्टेनिटी के कारण ही ग्रोथ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इन सारी कंडीशंस का भी बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। प्लस अनसर्टेनिटी कई कंडीशन पे डिपेंड होती है, इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है कि ये हर तरीके से हमारे प्रॉफिट को क्या कर सके, डिसाइड कर सके। प्लस अनसर्टनिटी को माप नहीं सकते, ये कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मेन ये है कि ये प्रॉपर जो मेथड है प्रॉफिट के अर्निंग का उसको कंडीशन को टोटली क्लियर नहीं करती। प्लस कई आजकल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इस तरह की हैं जो एक तरफ के लॉस को दूसरे तरफ के प्रॉफिट से आसानी से कवर कर लेते हैं और अपने प्रॉफिट के मार्जिन को टोटल में है मेंटेन कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये थ्योरी प्रॉपर वे पे काम नहीं आती है। तो इन सारी कंडीशंस के कारण हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो सिर्फ अनसर्टेनिटी के कारण नहीं, और भी कई चीज़ें इस पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो उन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करके अगर हम सही तरीके से एनालिसिस करेंगे तो जो प्रॉफिट का कंडीशन हमको मिलेगा वो ज़्यादा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में मेन जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो उसमें जो क्लार्क है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो डायनेमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रॉफिट का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर स्टैटिक कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं तो आपको प्रॉफिट का सही अमाउंट का नॉलेज कभी भी नहीं होगा। प्रोफेसर का जो क्लार्क है उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्राइस में से क्या माइनस करना, कॉस्ट माइनस करना। किस कंडीशन में, डायनेमिक कंडीशन में, नॉट इन स्टैटिक कंडीशन। तो उनके अकॉर्डिंग दो कंडीशन होती है, तो वो दोनों कंडीशन को अब हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। पहली कंडीशन आपकी होती है प्रॉफिट डज नॉट अराइज इन स्टैटिक कंडीशन। जो प्रॉफिट है वो कभी भी अराइज नहीं होती स्टैटिक कंडीशन में, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं
सप्लाई की कंडीशन, डिमांड की कंडीशन, पॉपुलेशन की कंडीशन, ये सारी क्या है, स्टैटिक है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रॉफिट की कंडीशन क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ से क्लियर है कि जब सारी चीज़ें स्टैटिक हैं तो उस कंडीशन में MC और AC की कंडीशन क्या होगी, और उसके अकॉर्डिंग AR इक्वल्स टू क्या होगा, MR। तो OM क्वांटिटी में हमको कितना अमाउंट मिलेगा, OP अमाउंट मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्रॉपर हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मार्जिनल प्रॉफिट हो रहा है। और इसके कारण क्या है कि फ़र्म को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है और सप्लाई है दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में जो भी आपको रिज़ल्ट मिलता है वो कैसा होता है, प्रॉपर एक सही कंडीशन को प्रेजेंट नहीं करता है। अब सेकंड हम एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट अराइज ओनली अंडर डायनेमिक कंडीशन। डायनेमिक कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं, जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूशन में चेंज हो रहा है, कैपिटल में भी कंटिन्यूशन में चेंज हो रहा है या फ्लक्चुएशन हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहे हैं, प्लस प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज हो रहे हैं, कैपिटल की कंडीशन प्लस जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो रहे हैं। इसके कारण आपका क्या होता है, जो डिमांड है, सप्लाई है, इन सारी चीज़ों की कंडीशन भी टोटली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी डिमांड है उसका भी कंडीशन क्या होता है, चेंज होता है। प्लस कैपिटल की कंडीशन के कारण भी जो आपकी डिमांड और सप्लाई है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों में जो भी चेंज होता है उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, प्राइस पे पड़ता है। प्राइस कम होता है तो आपको क्या होता है, लॉस होता है, और प्राइस ज़्यादा होता है तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लार्क है, तो क्लार्क के अकॉर्डिंग जब तक आपका डायनेमिक कंडीशन रहेगा तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट का सही कैलकुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप प्रॉफिट का सही कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इससे भी रिलेटेड क्रिटिसिज्म है, इसमें भी क्या बताया गया है कि ठीक है चेंजेस है, सही चीज़ है, लेकिन कई बार जो हमको नॉलेज नहीं होता है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, अनसर्टनिटी की कंडीशन, रिस्क फैक्टर, ये सारी चीज़ों पे जो प्रोफेसर क्लार्क हैं उन्होंने फोकस नहीं किया, और इनके थ्रू भी प्रॉफिट का प्रॉपर कैलकुलेशन यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। प्लस कई बार क्या होता है कि ये सारी चीज़ें तो कंटिन्यू चलती रहती, लेकिन कई बार और भी दूसरी कंडीशन रहती है, जो वर्कर हैं वो प्रॉपर अपना वर्क नहीं करते हैं या फिर बेईमानी करते हैं या किसी तरह का फ्रॉड वाली कंडीशन, ये सारी चीज़ों का भी इफ़ेक्ट होता है जिस पे उन्होंने टोटली फोकस नहीं किया। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे तो जो कंडीशन होगी वो टोटली क्या होगी, अलग होगी। अब नेक्स्ट है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में जो इसे समझाया है प्रोफेसर शुम्पिटर ने, उनके अकॉर्डिंग जो भी हम इनोवेशन करते हैं और उसके कारण इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस आते हैं और जो भी नया प्रोडक्ट डेवलप होकर मार्केट में आता है, लोग परचेस करना शुरू करते हैं, और उसके कारण हमको जो एक्स्ट्रा या अलग से जो बेनिफिट मिलते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। अब ये इनोवेशन क्या है, इनोवेशन में आती है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मीन्स टोटली न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, या फिर क्या करना, ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट, मीन्स पहले से ही आपका प्रोडक्ट है लेकिन उसके लिए आप नया मार्केट सर्च करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के नए रिसोर्स का डिस्कवर करना। रीऑर्गेनाइज ऑफ एन इंडस्ट्री को क्या करना, रीऑर्गेनाइज करना। तो इस तरह से कई तरह के कंडीशन हो सकते हैं जिससे कि क्या कर सकते हैं आप, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नया इनोवेशन करके, नए तरीके यूज़ करके आप उस प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करके अपने प्रॉफिट को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। चेंजेस इन शेप एंड क्वांटिटी, ये सब भी इसमें क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, जिसके थ्रू आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की कंडीशन को चेंज करके मार्केट में उसको नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉफिट की कंडीशन का एनालिसिस कैसे करते हैं,
इसमें जो मेन प्रॉफिट होता है इसको कैसे मान के चलते हैं, टेम्परेरी नेचर का मान के चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि टोटली आप नई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका प्रॉफिट रहता है वो कैसा होता है टेम्पररी होता है। जैसे कि यहाँ पे जो ग्राफ है उससे आपको क्लियर होगा। इसमें देखिए पहली कंडीशन में एक ही कंडीशन में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें लगा तो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी हो रहा है, खर्चा हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्या है, नील है। बी कंडीशन में वो खर्चा कर रहा है लेकिन उसमें साथ में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन ठीक है। थर्ड में फिर से क्या हो रहा है, कॉस्ट खर्चा हो रहा है लेकिन उसे किसी तरह का बेनिफिट यानी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मीन्स जो कंडीशन है कंटिन्यूशन में एक जैसी नहीं रहती है, उसमें कंटिन्यूशन में क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, चेंज होते रहता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मीन्स जैसे ही मार्केट में आपके प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज़ होता है आपको प्रॉफिट मिलता है, डिक्रीज़ होता है तो आपका प्रॉफिट क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। इसलिए इसमें भी प्रॉपर जो एक कैलकुलेशन मेथड है उसको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया गया है कि कंटिन्यूशन में कैसे हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, या प्रॉफिट की लिमिट या कंडीशन कहाँ तक होनी चाहिए, किस तरह सारी कंडीशंस को हम समझें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले। प्लस जो भी नया इनोवेशन होता है वो किस लिए हम करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं होगा तो इस तरह के नए इनोवेशन का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो प्रॉपर इनोवेशन ही नहीं, कई और चीज़ें मीन्स प्रॉपर नॉलेज होना, हर एक चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना, ये सारी चीज़ें भी टोटली क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो सिर्फ हम क्या कह सकते हैं कि इनोवेशन के थ्रू ही सारी चीज़ें नहीं होती, फिर उसमें प्रॉपर किस तरह से आप उसको कंटिन्यूशन में रन करते हैं उस पर टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या होगी और किस तरह से आप उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में क्या कंडीशन रहती है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जो प्रोडक्शन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो पहली कंडीशन है वो होता है जो इंटरप्रेनर है उसकी डिमांड, और जो सेकंड कंडीशन है इंटरप्रेनर की सप्लाई। ये दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होगी और इसमें किस तरह की कंडीशन को हम समझें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले। अब इसमें सिर्फ क्या होता है, जो इंटरप्रेनर है उसकी डिमांड और सप्लाई की ही कंडीशन मेन उसमें काम तो मेन रोल उसी का ही रहता है, लेकिन और भी दूसरी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं। कौन सी अलग चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जो कंट्री के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है वो, प्रोडक्शन का जो लेवल है वो, और रिस्क टेकिंग की कंडीशन जो है, ये सारी चीज़ें भी टोटली क्या करती हैं, आपके मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की कंडीशन को इफ़ेक्ट करती हैं। और मेन होता है जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की कंडीशन है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। जैसे रेंट का, इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट का जब हम कैलकुलेशन की बात सोचते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि फर्म में की कंडीशन में हम किसी जो इंटरप्रेनर है उसकी कैपेबिलिटी का एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि फ़र्म में सिर्फ एक ही इंटरप्रेनर होता है। जैसे लेबर बहुत सारे होते हैं, दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, इंटरप्रेनर की, तो इंटरप्रेनर या कंपनी का ओनर सिर्फ कौन होता है, एक होता है। रिस्क बियर करने वाला सिर्फ कौन होता है, एक होता है। तो एक फ़र्म की कंडीशन में एनालिसिस करना या कंपैरिजन करना पॉसिबल होता है क्या, पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम इसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, किस पे फोकस करते हैं, इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं। पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में जितने भी इंटरप्रेनर हैं या जितने भी रिस्क बेरर आपके हैं वो किस तरह से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब नंबर ऑफ जो कंडीशन है फर्म जितनी भी ज़्यादा होगी एक इंडस्ट्री में, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रॉफिट का
कंडीशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ एंटरप्रेनर अगर कम होंगे तो आपका प्रॉफिट का लेवल क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स इसमें रिलेशन कैसा है, ऑपोजिट रिलेशन है। इसलिए इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर झुकता हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये किसको प्रेजेंट करता है, आपके डिमांड कर्व को। डिमांड कर्व कैसा होगा, लेफ़्ट साइड से ऊपर की ओर से राइट साइड की तरफ नीचे की ओर ये क्या होता होगा, जाता जाएगा। तो ये आपका कौन सा कर्व हो गया, डिमांड कर्व हो गया। अब सेकंड कंडीशन है सप्लाई की कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सप्लाई कंडीशन जो है वो क्या होती है कि सप्लाई की कंडीशन में जो भी अनसर्टनिटी वगैरह की कंडीशन है, जो भी रिस्क की कंडीशन है, उसको जो कहना चाहिए एक तरह से फेस करने के लिए तैयार होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, जो प्रॉफिट का रेट है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। और जितना ही आप इनको यानी प्रॉफिट का लेवल कम होता जाएगा, कब, जब आप बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को फेस नहीं कर पाओगे। मीन्स यहाँ पे जो एंटरप्रेनर हैं या जो रिस्क बेयरर हैं वो उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ एंटरप्रेनर्स को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उनको इंडस्ट्रियल नॉलेज होना पड़ेगा। पॉपुलेशन की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, प्लस कैपिटल की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, और आप कितना रिस्क लेने में कैपेबल हैं, ये सारी टोटल पे डिपेंड करता है। मीन्स ये सारे फैक्टर अगर ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ एंटरप्रेनर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और अगर ये सारे फैक्टर कम है तो नंबर ऑफ एंटरप्रेनर भी कैसे होंगे, कम होंगे। मीन्स इसमें कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इंक्रीज़ है तो दूसरी चीज़ें इंक्रीज़ हैं तो एंटरप्रेनर भी इंक्रीज़ होंगे, दूसरी चीज़ें डिक्रीज़ हैं तो एंटरप्रेनर भी क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। इसलिए इनका सप्लाई कर्व कैसा होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो इसमें कैसा जो कंडीशन है, डायरेक्ट कंडीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, जो पिछला हमने पढ़ा था डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ये दोनों का एक ही ग्राफ क्रिएट करते हैं तो हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या मिलता है, ई मिलता है। मीन्स जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कट करती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेशन करेंगे या एनालिसिस करेंगे किसका, प्रॉफिट का। अब ये प्रॉफिट की भी दो कंडीशन होती है कैलकुलेशन की, एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कौन सी कंडीशन को, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन को। उसके अकॉर्डिंग हमेशा हमको कैसा प्रॉफिट मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई वाली कंडीशन में मैंने बताया, जहाँ पे ये कट करेगा मीन्स जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसी पॉइंट पे ही उनका प्राइस डिसाइड होगा और इसके अकॉर्डिंग जो अर्निंग होगी वो कौन सी कंडीशन होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन होगी। मीन्स जो मिनिमम प्रॉफिट है वो बस आपको क्या होगा, अर्न होगा। और शॉर्ट टर्म में कई बार आपको क्या मिल सकता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, मीन्स एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो हमेशा आपको किस तरह का प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को ही प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसमें ये दूसरा ग्राफ दिया है। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जब नंबर ऑफ जो एंटरप्रेनर है वो घटेंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, मतलब P1 हो जाएगा। जब नंबर कितना है, M1 है। मीन्स जब एंटरप्रेनर की नंबर्स कम हैं तो प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ एंटरप्रेनर इंक्रीज़ होते जाएंगे आपका प्रॉफिट का लेवल क्या होते जाएगा, डाउन होते जाएगा। जो अमाउंट पहले यहाँ था फिर सेकंड में यहाँ आया, थर्ड में कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो ये सारी कंडीशंस टोटली किसके लिए अप्लाई होती हैं, जो आपका परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है उसमें अप्लाई होती है। मीन्स उसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है और कई बार आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। अब आपका सेकंड कंडीशन है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है
कि आपको लॉन्ग टर्म में जनरली क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है? क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन ज़्यादा होती है, जिसके कारण कोई भी जो फर्म है अचानक से इसमें घुसने या निकलने के लिए कैपेबल नहीं होती, तो इसलिए वो सोच समझ के इसमें इंटर करती है, और इंटर करती है तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकलती। तो इसमें कंपटीशन क्या रहता है, अच्छे से रहता है, और इसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे इस ग्राफ की कंडीशन से आपको क्लियर है। जैसे यहाँ पे भी डी किसको प्रेजेंट कर रहा है, डिमांड कर्व को, और एस किसको प्रेजेंट कर रहा है, सप्लाई की कंडीशन को। ई किसको प्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को। तो ये पूरा जितना शेडेड एरिया है OMES, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपके प्रॉफिट की कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। अब उसमें से भी OMES जो है वो किसको बता रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को, ठीक है। और जो SEP है वो किसको बता रहा है, आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को। क्यों? क्योंकि जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर कम होते हैं, और उस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट के मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस कंडीशन के थ्रू या इस थ्योरी के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसके थ्रू ये होता है कि आप प्रॉपर जो आपका प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन कर पाते हो, उससे रिलेटेड रिस्क और सारी कंडीशन का एनालिसिस कर पाते हो, कॉस्ट की कंडीशन का सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, जो डिमांड और सप्लाई की कंडीशन है उसका एनालिसिस कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपकी प्रॉफिट की कंडीशन क्या है और एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है। तो इसके थ्रू कैलकुलेशन का जो कंडीशन है वो टोटली आपको समझ में आता है, इजी वे में रहता है, और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये क्या है, अलग अलग थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, मीन्स किस तरह से प्रॉफिट की कंडीशन का एनालिसिस हमको करना है। अब आपका नेक्स्ट है जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट की कंडीशन का क्यों एनालिसिस किया जाता है। इसकी मेनली दो कंडीशन होती है। पहला तो व्यू पॉइंट ऑफ सोशलिज़म के अकॉर्डिंग ये लोग इसको क्या मानते हैं, बहुत बुरा मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो भी कैपिटलिस्टिक होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रखते हैं, और जो लेबर हैं या बाकी जितने अंडर में उनका काम करते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसलिए ये क्या है, एक कानूनी डाका है, और उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट वाली कंडीशन है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जबकि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा हम उस तरह का रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। हम किसी भी तरह के बिज़नेस के इन्वेस्टमेंट में अपने आप को डालने की कोशिश नहीं करेंगे, और ऐसा सब नहीं करेंगे कि तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या होना ज़रूरी है, प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फर्म में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को प्रॉफिट हो सके। प्रॉफिट होगा तो न्यू डेवलपमेंट होगा, न्यू कहना चाहिए अलग अलग तरह की चीज़ें मार्केट में आएंगी, जिससे कंपटीशन अराइज होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और भी कई चीज़ें होंगी। और ये सब नहीं होगा तो प्रॉपर जो एक आपका कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। बस ये भी ध्यान रखना है कि इससे किसी भी तरह से दूसरे लोगों का मिसयूज़ ना हो। मीन्स प्रॉफिट अर्न करना सही है, लेकिन दूसरों का इसके कारण शोषण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय या वर्कर हो या फिर आपके कस्टमर हो, किसी का भी गलत तरीके से शोषण नहीं होना चाहिए। और उस तरह से अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है, और ये आपके क्या है, मेहनत का रिवॉर्ड है। थैंक यू।